साथियों, जब भी लेबर लॉ की बात की जाती है तो फैक्ट्री एक्ट 1948 के बगैर अधूरी रहती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, अधिनियम है, और इसी के आधार पर किसी कारखाने को ठीक से सुचारू रूप से चलाया जाता है। आज हम केवल जो सेंट्रल का एक्ट है और सेंट्रल के रूल्स हैं उन्हीं के आधार पर एक ओवरव्यू में बात करेंगे। स्टेट का एक्ट में थोड़ा या स्टेट के रूल्स में थोड़े बदलाव हो सकते हैं, उन्हें आप अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेशन। 1948 में जो फैक्ट्री एक्ट भारत में आया, इसका इतिहास लगभग 150 साल पुराना है। 145 साल लगभग हो चुके हैं। सबसे पहले 1880 में इसका भारत में प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि जब इंग्लिश गवर्नमेंट में यहाँ कारखाने लगाए जा रहे थे उसके साथ इसका जन्म हुआ। सबसे बड़ी बात है कि उस जमाने में इसको क्यों बनाना पड़ा। एक तो जो वर्किंग कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, उन पर किसी का कोई ध्यान नहीं था, किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। जो चाहे, जैसे चाहे, जिससे चाहे, जहां चाहे, जिस तरीके से चाहे काम ले सकता था। ना कोई काम के घंटे थे, ना वीकली ऑफ था, ना रेस्ट की बात थी, ना आने का टाइम था, ना जाने का टाइम था। ऐसा कहते हैं कि भारत में तो यह रूल था कि सूर्य निकलेगा तो काम के घंटे शुरू और सूर्य छिप गया तो काम के घंटे बंद। इसका मतलब सर्दियों में काम के घंटे कम, गर्मियों में काम के घंटे पहुंच जाता, ऐसी हालत थी। दूसरा, एम्प्लॉयर्स यूज्ड टू बार्गेन विद द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयर्स जो थे उस जमाने के, वो एम्प्लॉय के साथ बार्गेन करते थे। जहां एम्प्लॉयज की मसल पावर ज्यादा थी वहां कुछ और रूल्स थे, जहां एम्प्लॉयज वीक थे या यूनाइट नहीं थे तो वहां कुछ रूल्स और थे। तीसरा, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट वाज प्रीडोमिनेंट इन फैक्ट्रीज। उस जमाने में बच्चों से काम कराया जाने पर ना तो कोई प्रतिबंध था और मुख्यतः बच्चे ही काम करते थे, बड़े लोग काम नहीं करते थे। चौथा, इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स एंड न्यू प्रोसेस लीड टू एक्सीडेंट एंड डेथ। जैसे जैसे भारत में मशीनीकरण आने लगा, उद्योग आए, तो उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, बहुत सारी औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। देयर वाज नो स्टिपुलेटेड टाइमिंग ऑफ वर्क। ये इसका इतिहास था। तो जिसकी चाहे, जैसे चाहे, अब से 150 साल पहले भारत में ऐसा काम होता था। दूसरी बात, मेजर एक्सीडेंट वर मेड इन 1987 बिकॉज ऑफ रीजन्स। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, और हमारा जो एक्ट है ये लागू हो चुका था 1948 में, लेकिन यह भी तब इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली, आज जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, तब भी बहुत सारी चीजें छूटी हुई थी और उस घटना में बहुत सारे लोग मारे गए थे। भोपाल गैस ट्रेजेडी आज भी लोग जब उसको याद करते हैं तो सिहर उठते हैं, और उसने भारत में फैक्ट्री एक्ट में आमूलचूल परिवर्तन कर दिए और उसमें एम्प्लॉयर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत फिक्स की, रिवील्ड द वीकनेस इन एग्जिस्टिंग लॉ एंड डिमांडेड द नीड टू अमेंड द लॉ by incorporating special provisions to deal with chemical industry or hazardous industry for the management of chemical accidents। उसकी बहुत तेजी से बदलाव आया और तभी हैजार्डस इंडस्ट्री को अलग से डिफाइन किया गया। द एक्ट वाज ओवरहॉल्ड इन 1987। 1/12/87 को यह सब कुछ किया। Many provisions were introduced, penal provisions were revamped, और इनको होते होते 1987 की जगह 1989 में जो अमेंडमेंट आए वो बड़े असरकारक थे। भोपाल गैस ट्रेजेडी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में हुई थी, जिसको शॉर्ट में UCIL कहते थे। यह एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसकी दावेदारी 51% थी और 49% भारत सरकार का हिस्सा था।
मेजॉरिटी वही करते थे और एक बड़ी ट्रेजेडी हुई, लगभग 5,000 लोग ऑन द स्पॉट इसमें मारे गए थे और 50,000 क्या लाखों लोग घर बार से बेघर हो गए थे। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इन इंडिया द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट वाज पास्ड इन 1981। मैं बात कर रहा था 1880 की, पास हुआ 1881 में, रूल बनने लगे और वह उन कारखानों पर लागू हुआ जहां 100 वर्कर काम करते थे। आज कितने पर है? जहां 10 वर्कर काम करते हैं। In 1891, another Factories Act was passed, act enacted to the factories employing 50 or more. उसके 10 साल बाद भारत में 1891 में अमेंड करके इस एक्ट को वहां लागू किया गया जहां 50 या 50 से अधिक लोग काम करते थे। अब बात करते हैं द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 केम इनटू द फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1949। आजाद भारत का पहला फैक्ट्रीज एक्ट था। यह पूरी भारत में लागू किया गया, लेकिन इसकी डेट सब अलग अलग हैं। इट वाज इन फैक्ट एक्सटेंडेड टू दादरा नागर हवेली, पौंडीचेरी इन 1963, गोवा इन 1965 एंड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1970। इस एक्ट में अब तक बहुत सारे अमेंडमेंट आ चुके हैं, क्योंकि इसकी नीड बदलती जा रही है जैसे जैसे मशीनों की स्पीड, मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमाइजेशन और अब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो इसमें अमेंडमेंट बहुत सारे हुए हैं। लेकिन मेजर अमेंडमेंट 84 की घटना के कारण 1987 में किए गए थे, जिनको लागू करने के 1989 आ गया था। इसके ऑब्जेक्ट क्या है? जो आज वर्तमान में द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का स्वरूप है, उसके कुछ ऑब्जेक्ट हैं। रिगार्डेड एज वन ऑफ द नोबल एंड कंप्रेहेंसिव लेबर लेजिस्लेशन इन विच इन फोर्स इन आवर कंट्री। इससे सबसे ज्यादा लोगों को बेनिफिट होता है और सबके हित की बात की गई है। जो वर्कर वहां काम करते हैं, जो कामगार वहां काम करते हैं, उनके हित की बात का किया। कवर्स ऑल द एस्पेक्ट रिलेटिंग टू वर्क एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज। वह उन सभी एस्पेक्ट को कवर करता है, जैसे सिक्योर करता है सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स। दूसरा, रेगुलेट करता है वर्किंग आवर्स, इंश्योर करता है एनुअल लीव विद वेजेज, प्रोवाइड करता है एडिशनल प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजार्डस प्रोसेस, एडिशनल प्रोटेक्शन टू वर्कमैन, प्रोहिबिटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये सब चीजें इसका उद्देश्य और जो पूरी तरह से सफल रहा। आज भारत के किसी भी कारखाने में नो चाइल्ड वर्क्स हियर का बोर्ड लिखता मिलता है और इसमें बहुत अधिक सफलता भी मिली है। फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इसके बनाने के पीछे द प्रोविजंस एनविसेज्ड आर बेस्ड ऑन ILO कन्वेंशन एंड इट्स रिकमेंडेशंस। ILO की कन्वेंशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि भारत में जनसंख्या बढ़ रही थी। डिमांड एंड सप्लाई के फंडे पर हमेशा डिमांड कम रही और सप्लाई ज्यादा रही है। दूसरा, इसमें 120 प्रोविजंस स्प्रेड ओवर 11 चैप्टर्स, 11 चैप्टर में अध्याय में बांटे गए हैं, उनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, इसमें तीन शेड्यूल बनाए गए हैं, जिनको बड़ी विधिवत तरीके से हैजार्डस इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया है, ऑक्यूपेशनल डिजीज को डिफाइन किया गया है और बहुत सारी चीजों को क्लैरिटी के साथ डाला गया है। और इसमें दो तरीके से काम करते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुरक्षित रहें और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनका पालन किया जाए। तो पूरी तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप काम करने के लिए डेवलप किया गया है। अब बात करते हैं इसमें चैप्टर्स। मैंने अभी आपको बताया 11 हैं, 3 शेड्यूल हैं। किस किस सेक्शन पर प्रभाव पड़ता है मैं थोड़ी समरी बताता हूं। जो प्रिलिमिनरी है वो जिसमें डेफिनेशंस हैं, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो सेक्शन 1 से 7 तक है।
द इंस्पेक्टिंग स्टाफ 7A से लेकर 10 तक है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सेक्शन 11 से सेक्शन 20 में है। सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज, सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट, सेफ्टी कमेटी की बात, ये सब सेक्शन 21 से 41 में है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू हैजार्डस प्रोसेस, ये बिल्कुल बाद में जोड़ा गया, इसीलिए इसमें सेक्शन 41A से 41H पूरी ही नई जोड़ी गई, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद 1987 में जो अमेंडमेंट आए वो बहुत बड़े थे, उन्हीं में इन सबको जोड़ा गया। फिर है वेलफेयर 42 से लेकर के 50 तक, जिसमें वेलफेयर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट, उसका प्रोटेक्शन, वेलफेयर में क्रचेज, कैंटीन, फर्स्ट एड बॉक्सेस और बहुत सारी सुविधाएं हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन 67 to 77, वर्किंग आवर्स 51 to 66, एनुअल लीव विद वेजेज 78 to 84, स्पेशल प्रोविजंस 85 to 91A और पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स 92 to 106A। सप्लीमेंट्स जो बाद में जोड़ा गया, मैं बार बार कह रहा हूं कि 87 में बहुत कुछ बदलाव आए, वो 107 to 120। इसमें 3 शेड्यूल है। पहला है लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हैजार्डस प्रोसेस, जो सेक्शन 2CB में डिफाइन की गई थी हैजार्डस प्रोसेस, उसको यहाँ कौन कौन इंडस्ट्री आती है, किस किस तरह के केमिकल्स हैं, किस किस की प्रोसेस है, उन पर क्या रूल होते हैं, वो सब डाले गए हैं। सेकंड शेड्यूल में आता है परमिसिबल लेवल्स ऑफ सर्टेन केमिकल्स सब्सटेंसेस इन वर्क एनवायरनमेंट, क्योंकि पहले एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अलग से नहीं था, अब बाद में अलग से बन गया, तो वो प्रोविजंस फैक्ट्री एक्ट में कवर होते थे, वो सब भी यहाँ डले हुए हैं। तीसरा है लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीज, कौन कौन सी डिजीज हैं जो ऑक्यूपेशनल डिजीज हो सकती हैं, किन कारखानों को बंद करने की बात है, ये सब 89 and 90 में डिफाइन किया गया है। तो ये पूरी सेक्शंस की यहाँ बातें समझाई गई हैं। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन है, ये केवल फैक्ट्रीज की जो डेफिनेशन में आता है उन्हीं पर लागू होता है। जो एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में आते हैं, जो सोप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, वहां ये लागू नहीं होता। इसका प्रमाइसिस जहां विद पावर 10 और विदाउट पावर 20 लोग काम करते हो और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, मतलब या तो किसी में कुछ मॉडर्नाइजेशन अल्टरेशन हो रहा हो या कुछ नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा हो, प्रोसेस किया जा रहा हो। Act empower state government to declare all or any of the provisions of the act to apply any place with objective to secure safety, health and welfare। जैसा मैं कह रहा था कि इसमें स्टेट के रूल्स अलग हैं, तो स्टेट को पावर दी गई है, वो इसमें अपने अपने स्टेट के हिसाब से कुछ नए प्रोविजंस डाल सकते हैं, इसके लिए उसको पूरी तरह से राइट दिया गया है। अब डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री किसे कहते हैं, यहां बहुत अच्छे तरीके से सेक्शन 2M में डिफाइन किया गया है। तो एज पर द डेफिनेशन और एक्ट, इट मीन्स द प्रमाइसेस इंक्लूडिंग द precincts thereof where 10 or more workers are working or working on the day of the preceding 12 months, या तो उस दिन काम कर रहे हो या पहले किसी पिछले 12 महीने में किसी भी दिन 10 से ज्यादा लोग काम कर चुके हों। In any part of which manufacturing process is being carried with the aid of power or is ordinarily so carried on, या अभी भी चल रही हो। दूसरा, जहां 20 लोग काम करते हैं और पावर यूज ना होती हो, बिना पावर के ही मैनुअली ही वर्क किया जा रहा हो, प्रोसेस की जा रही हो, तो वहां है। बट इट डज नॉट इंक्लूड द माइंस, सब्जेक्ट और मोबाइल यूनिट्स बिलोंगिंग टू द आर्म्ड फोर्सेस, जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती रहती हैं। जैसे मिलिट्री के काफी सारे कारखाने हैं, चाहे वो नेवी के हैं, जहां इस तरह का उनके
व्हीकल्स की मेंटेनेंस होती है या और बहुत सारे काम होते हैं, वो इसमें लागू नहीं होते हैं। रेलवे के नहीं आते हैं, रेलवे सेट्स नहीं आते हैं, होटल्स नहीं आते हैं, रेस्टोरेंट नहीं आते हैं और ईटिंग प्लेसेस नहीं आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बहुत स्पष्ट रूप से डिफाइन की गई है। सेक्शन 2(1) में कुछ रेस्पॉन्सिबल पर्संस डाले गए 1984 के एपिसोड के बाद, जिनमें ऑक्यूपायर की जिम्मेवारी बहुत बड़ी कर दी गई। और ऑक्यूपायर उसको बनाने के लिए पहले किसी को भी ऑक्यूपायर बना दिया जाता था, लेकिन 1984 के बाद जब 87 में अमेंडमेंट आया तो ऑक्यूपायर वही व्यक्ति बन सकता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो या जिसका ओवरऑल कंट्रोल ऑफ दैट प्रोसेस उस पर हो। तो यहां बहुत स्पष्ट से लिखा गया है, मीन्स द पर्सन हु गॉट द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। फिर लोग इसके खिलाफ कि एक डायरेक्टर को ही क्यों बनाया जाए, इसके खिलाफ कोर्ट में गए और कोर्ट में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। उस जजमेंट के आधार पर मैनेजर को यहां प्रभावित किया गया और मैनेजर की डिफिनेशन को ठीक से डिफाइन किया गया। मैनेजर मीन्स ए पर्सन रेस्पॉन्सिबल टू द ऑक्यूपायर फॉर द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री। ही हैज टू बी नॉमिनेटेड बाय द ऑक्यूपायर। ये उनमें है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिट्स हैं या जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जहां डायरेक्टर्स किसी और तरीके से होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होते हैं, तो वो जिसको नॉमिनेट कर दें उसको यहाँ मैनेजर। लेकिन ऑक्यूपायर अल्टीमेटली एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से ही रहेगा जिसका ओवरऑल कंट्रोल हो। इसीलिए मैनेजर और ऑक्यूपायर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग अलग डिफाइन किया गया। अब हम बात करते हैं जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर। ये 7A में जोड़ी गई। पहले सेक्शन 7 में कुछ और था, बाद में इनको जोड़ा गया। एवरी ऑक्यूपायर शैल एंश्योर सो फार द रीजनेबली प्रैक्टिसेबल द हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स व्हाइल दे आर एट वर्क इन फैक्ट्री। तो उस टाइम उनकी हेल्थ को कोई नुकसान ना हो, कोई इंजरी ना हो, उनकी सेफ्टी 100% सिक्योर हो, बिफोर स्टार्ट टू वर्क उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई हो, उनका इंडक्शन किया गया हो, उनको अवेयरनेस डेवलप की गई हो, उनको केमिकल के डैमेजेस के बारे में समझाया गया हो, प्रोसेस की पूरी जानकारी दी गई हो। यह सब जिम्मेवारी ऑक्यूपायर की है। नंबर 2, विदाउट प्रेजुडिस to the generally of the provisions of the subsection 1, the matters to which such duty extend shall include, क्या क्या जुड़ जाते हैं, मेंटेनेंस एंड प्लांट एंड सिस्टम्स ऑफ वर्क इन द फैक्ट्री दैट सेफ एंड विदाउट रिस्क। जो उसके मेंटेनेंस के सब की जिम्मेवारी ऑक्यूपायर की। दूसरा, द अरेंजमेंट ऑफ द फैक्ट्री फॉर ensuring safety and absence of risk, health in connection with the use of handling, storage and transportation of articles और substances। जो एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है वो प्रोसेस में यूज नहीं होता, जैसे लोडिंग अनलोडिंग है या गोडाउन से प्रोसेस तक जाना है, उन सब की हैंडलिंग या स्टोरेज सब की जिम्मेवारी ऑक्यूपायर की है। 3, the provisions of such information, instruction, training, supervision are necessary to ensure the health and safety of all workers at work। यह भी ऑक्यूपायर की जिम्मेवारी है कि वह उनको ट्रेन करे और समय समय पर उनको रिफर्बिश कराए ट्रेनिंग को। एक बार ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि एक बार हमने ट्रेनिंग कर दी तो वह सारी जिंदगी चलेगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए ट्रेनिंग की बात इसमें बहुत तेजी से और बहुत गहराई से कही गई है। इसीलिए ट्रेनिंग को समझना बहुत आवश्यक हो गया है। आज बहुत सारे ऑक्यूपायर इन चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं और जो गलत है उनको अपने हिसाब से उनको ट्रेन करने की आवश्यकता है। नंबर 4, द मेंटेनेंस ऑफ ऑल प्लेसेस, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो स्टेयरकेस हो, चाहे वो ड्रेनेज हो, मतलब जो भी फैक्ट्री की ड्राइंग्स में अप्रूव्ड हैं उन सब की टाइमली मेंटेनेंस और उनकी स्टेबिलिटी
कि सबकी जिम्मेवारी भी ऑक्यूपायर की है। इसीलिए जो पुरानी बिल्डिंगें हो जाती हैं उनका स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना, उनकी स्ट्रेंथ को चेक कराना, जैसे स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्ट्रेंथ को चेक कराना, यदि वो वीक हो गए तो उन्हें रिप्लेस कराना, सब जिम्मेवारी ऑक्यूपायर की है। द प्रोविजंस मेंटेनेंस इन मॉनिटरिंग, उनका मॉनिटरिंग करना भी, क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर की रिपोर्टिंग डायरेक्ट ऑक्यूपायर को है, तो इसलिए वो पहले जाकर के फैक्ट्री मैनेजर को बताए या ना बताए, लेकिन ऑक्यूपायर को अपनी महीने में एक अपनी इंस्पेक्शन या सर्वे रिपोर्ट सबमिट करता है, ताकि ऑक्यूपायर को ये सब चीजें ठीक से पता हों। तीसरी क्लॉज, except in such cases as may be prescribed, every occupier shall prepare and often as may be appropriate revise written statement of his journal policy in respect of health, safety and workers at work. वह अपनी एक पॉलिसी बनाए, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराए, उसको बार बार रिव्यू करे कि वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। इसीलिए नए कोड में इनका प्रावधान बहुत विस्तृत रूप से समझाया गया है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर कैरिंग आउट द पॉलिसी, चाहे वो हेल्थ पॉलिसी है, चाहे वो सेफ्टी पॉलिसी है, चाहे वो इंस्पेक्शन है, चाहे मेंटेनेंस की पॉलिसी है, उन सबको, चाहे बिल्डिंग की मेंटेनेंस की पॉलिसी है, चाहे वो रोड एंड हाईवेज की जो पॉलिसीज हैं, वो जो भी फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन में आती हैं, उन सबको ऑक्यूपायर विल बी रेस्पॉन्सिबल, उनकी ड्यूटीज में आते हैं। मोटा मोटा यदि मैं कहूं तो नोटिस टू द चीफ इंस्पेक्टर, जब फैक्ट्री बनती है तो फैक्ट्री की ड्राइंग्स के साथ 15 दिन पहले उसको नोटिस भेजना, पूरी ड्राइंग सबमिट करना, जिसमें वेंटिलेशन की, लाइट की, स्पेस की सारी सुविधाएं जो फैक्ट्री एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अनुरूप होना आवश्यक है, और उसको 15 दिन पहले सबमिट करेगा, अप्रूवल कराएगा, उसके बाद फैक्ट्री चालू होगी। दूसरी, अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान एंड मशीनरी लेआउट, कौन सी मशीन कहाँ कैसे लगेगी, कौन सी मशीन कितनी दूरी पर है, वहां कितना स्पेस है, बिल्डिंग में क्या क्या है, वह सब चीजें, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, फ्यूम्स निकलने के लिए या जो वेंटिलेशन है या जो लाइट का है, नेचुरल लाइट है या आर्टिफिशियल लाइट है, वो सब उसमें डिजाइन किया जाता है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ग्रांट ऑफ लाइसेंस, उसके फॉर्म 1 भर के फॉर्म के साथ उसको सबमिट करेगा और उसका लाइसेंस लेगा। रिन्यूअल ऑफ फैक्ट्री लाइसेंस, अमूमन अभी 5 साल का प्रोविजन है, लेकिन 3 साल का एट ए टाइम फैक्ट्री एक्ट में प्रोविजन है, 3 साल के लिए एक साथ फीस सबमिट करके आप फैक्ट्री लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ हैजार्डस, ना तो डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज या चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज करते हैं और ना ही एम्प्लॉयर कराना चाहता है, दोनों ही चीजें हैं, क्योंकि उसको बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चेंज लाने पड़ते हैं, तो बार बार उनको वह डिफाइन करता है। जो उसकी सेफ्टी पॉलिसी बनती है, मैनुअल बनता है, उन सब में बदलाव आते हैं, इसीलिए अमूमन उनका 1 साल का ही रहता है हैजार्डस में। और चीफ इंस्पेक्टर भी नहीं करने चाहते कि इस बीच में यदि कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवारी लेगा, तो 3 साल का पीरियड सेफ पीरियड है, तो एक बार में 3 साल के लिए रिन्यू कराया जा सकता है। ऑब्लाइज टू द कंप्लाई विद द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ये ऑक्यूपायर की जिम्मेवारी है। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही और शी इज रिक्वायर्ड टू ensure safety, health and environment management at site without any compromise, जो शी कहा जाता है, SHE, सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट। भले ही एनवायरमेंट अलग हो गया हो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अलग से आ गया हो, लेकिन आज भी शी प्रत्येक फैक्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और जो शी का मीटिंग है उसको ऑक्यूपायर बहुत क्लोजली वॉच करता है, सुनता है और अपनी रिकमेंडेशंस देता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसी के रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। अब बात करेंगे मैनेजर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि 1996 में जो अमेंडमेंट के साथ बात हुई उसमें मैनेजर्स को रेस्पॉन्सिबल बना दिया गया। मैनेजर इज ए पर्सन अपॉइंटेड बाय द ऑक्यूपायर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट।
डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर ही ऑक्यूपायर बनेगा, लेकिन क्योंकि हर फैक्ट्री में नहीं जा सकता तो वहां वो मैनेजर अपॉइंट कर सकता है और वो कई फैक्ट्री का एक ऑक्यूपायर हो सकता है। इसीलिए मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही इज a person responsible to the occupier for working of the factory for the purpose of this act specific duties। किन किन कामों के लिए? maintain all statutory registers, जितने भी रजिस्टर्स हम आगे चर्चा करेंगे उन सबको मेंटेन करें, उनको टाइमली कंप्लीट करें, रिटर्न सबमिट करें, सबमिशन ऑफ रिटर्न्स, एक्सीडेंट रिपोर्ट्स इन टाइम, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो सेफ्टी रिलेटेड हो, चाहे वो सेफ्टी रिपोर्ट्स हो या और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आज की डेट में सेफ्टी से रिलेटेड बनते हैं। टू सबमिट नोटिस रिगार्डिंग वर्किंग ऑन संडेज, ओवर टाइम वर्क एक्सेट्रा, वो उसकी जिम्मेवारी है। जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल, देखिए यहां शब्द प्रयोग किया गया है जॉइंटली। यदि कल कुछ हुआ तो वह ऑक्यूपायर सबसे पहले कैच किया जाएगा। जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल with the occupier in implementing the applicable provisions of the act। यदि कहीं एक्ट का कंट्रावेंशन होता है तो उसके साथ मैनेजर भी रेस्पॉन्सिबल होगा। ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन सेक्शन 10। अब फैक्ट्रीज एक्ट में 3 लोग और इंपॉर्टेंट होते हैं। एक हैं जिसे मेडिकल ऑफिसर या सर्टिफाइंग सर्जन कहते हैं, दूसरा है वेलफेयर ऑफिसर और तीसरा है सेफ्टी ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर। तो जो मेडिकल ऑफिसर या सर्टिफाइंग सर्जन है वो सेक्शन 10 में डिफाइन है। वो उसकी क्या क्या ड्यूटीज है? एग्जामिन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द यंग पर्सन अंडर दिस एक्ट, उसकी फिटनेस की वो काम करने के लिए पूर्णतः फिट है। यदि कोई अनफिट है तो वह कारखाने में अलाउ नहीं करेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे जिन कारखानों में कलर कोडिफिकेशन है पाइपलाइन का, जैसे केमिकल है, तो वहां जिनको कलर ब्लाइंडनेस है वो उस कारखाने में काम नहीं कर सकते और इनको सर्टिफाई करेगा मेडिकल ऑफिसर या सर्टिफाइंग सर्जन। दूसरा, और जिनको सुनाई कम देता है, जिनको एक पर्टिकुलर डेसिबल पॉइंट से ऊपर का ही सुनाई देता है, नीचे का सुनाई देता है, तो हैजार्डस में वो काम नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं और बहुत सारे प्रोविजंस हैं। The examination of person engaged in factories in such a dangerous occupation or process as may be prescribed। जो रूल दिए गए हैं उस तरह से उनका एग्जामिनेशन करेगा, कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है। नंबर नेक्स्ट है द एक्सरसाइजिंग सच मेडिकल सुपरविजन्स केसेज ऑफ इलनेस हैव अकर्ड वेदर इट्स ड्यू टू द नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड आउट और एनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब कोई नई प्रोसेस जोड़ी जाती है या पुरानी के कारण कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से इलनेस फैल रही हो, तो वह उसको चेक करेगा, यदि होगा तो उसको बंद कराएगा। दूसरा, यंग पर्सन्स आर और आर अबाउट टू बी एम्प्लॉयड इन एनी वर्क विच इज लाइकली टू कॉज इंजरी टू देयर हेल्थ। किसी भी यंग आदमी को उस पोजीशन पर वह नहीं भेज सकता या किसी भी वर्कर को वहां नहीं भेज सकता जहां इंजरी होने के या उसकी हेल्थ को प्रॉब्लम होने के कुछ चांसेस हैं, उनको वह स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करेगा। ड्यूटीज ऑफ द सेफ्टी ऑफिसर सेक्शन 40B और सेक्शन 112 में उनको डिफाइन किया गया है। देखिए, सेफ्टी ऑफिसर का रोल हैजार्डस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा है, उसको अपना रोल ठीक से निभाना चाहिए, अन्यथा कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आज हम कुछ भी फाइनेंशियल लॉस बियर कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन लॉस किसी कीमत पर भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आज बियर नहीं कर सकती, क्योंकि उसके प्रावधान बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो सेफ्टी ऑफिसर को अपनी ड्यूटीज पूरी करने के लिए उसको हमेशा इन 15 ड्यूटीज को याद रखना होगा। एडवाइज एंड असिस्ट द फैक्ट्री मैनेजमेंट, समय समय पर एडवाइज करे, कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, कौन सी मशीन किस तरह से है, कहाँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, कहाँ हैजार्ड बच रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर कमजोर हो गया है, ये सब चीजें बताए। प्रोवाइडिंग गाइडेंस रिगार्डिंग द सेफ्टी मेजर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ द फैक्ट्री, या तो डिपार्टमेंटल हेड को या फैक्ट्री मैनेजर को वह जाके बताए कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है।
एडवाइज ऑन द एस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी जॉब स्टडीज, जो जॉब स्टडीज होती हैं, सेफ्टी की रिपोर्ट्स बनती हैं, उनमें वो अपनी एडवाइस दे। एंश्योरिंग द यूज ओनली क्वालिटी इक्विपमेंट, जब आप खरीद रहे हैं तो इक्विपमेंट की या मटेरियल की क्वालिटी पर वह यदि 100% उसको सेफ्टी और सेटिस्फैक्शन होना आवश्यक है। एलिवेटिंग एंड इवेल्युएटिंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द फैक्ट्री एक्शन प्लान, जो फैक्ट्री का एक्शन प्लान उनको इवेल्युएट करे और उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करे। एडवाइज ऑन द प्लांट सेफ्टी, प्लांट की सेफ्टी में वो एडवाइज करे। एडवाइजिंग ऑन रिपोर्टिंग इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजीज एंड एक्सीडेंट, यदि कोई एक्सीडेंट और इंसिडेंट हो जाता है विदाउट एनी बायस्डनेस, वो अपनी उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे। इंस्पेक्टिंग द प्लांट इन द फैक्ट्री टू एंश्योर सेफ्टी, वह दिन में कम से कम 2 घंटे प्लांट में जरूर जाए और प्लांट में एंश्योर करे कि हर जगह सेफ्टी से काम हो रहा है या नहीं। इन्वेस्टिगेट एन एक्सीडेंट इन द फैक्ट्री, इन्वेस्टिगेटिंग इंसिडेंट और इंडस्ट्रियल डिजीज। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट सेफ्टी मेजर्स, जो नया आदमी आता है उनको या जो पुराने हो गए उनको या टाइम टू टाइम उनको या कोई नई प्रोसेस में चेंज हुआ है तो उन सबको वह अवेयरनेस फैलाने का काम करे, जिसको हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जोड़ते हैं। नेक्स्ट है एक्टिंग एज एन एडवाइजर ऑन द सेफ्टी कमेटी, जो सेफ्टी कमेटी बनी है उसमें एडवाइजर का रोल प्ले करे। सेफ्टी कमेटी को केवल प्लांट के लोगों के भरोसे न छोड़े, उसमें अपना अहम रोल है उसका। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स, समय समय पर वह फैक्ट्री के वर्कर्स को अवेयरनेस डेवलप करने के लिए या उनकी स्किल डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, असिस्टिंग द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, लोगों को रिकॉर्ड रखने में मैनेजमेंट को मदद करे। प्रिपेयरिंग एनुअल रिकॉर्ड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड डिजीज, उनका रिकॉर्ड बनाए, उनको एनालाइज करे, उनको इवेल्युएट करे और अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। और बहुत सारी ड्यूटीज है लेकिन ये 15 ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको सेक्शन 40B और सेक्शन 112 में डाला गया है। अब हम बात करते हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू हैजार्डस प्रोसेस, जो चैप्टर 4 है, ए जोड़ा गया, हैजार्डस प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें पूरा चैप्टर जोड़ा गया, जैसे वहां क्लॉज जोड़ी गई 41A से लेकर के H तक। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमेटी, ये उसका रूल है। दूसरा है कंपलसरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्युपायर, उसको उसके यहाँ कौन कौन से हैजार्डस सब्सटेंसेस हैं, केमिकल हैं, उनके क्या क्या रिस्क हैं, उन सब की अवेयरनेस, बोर्ड्स, साइन, होर्डिंग्स, उन सब चीजों को उसको बनवाना। स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्युपायर इन रिलेशन टू हैजार्डस प्रोसेस, उसको बताना। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमेटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स हैं। इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स, इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या होगा उसकी मॉक ड्रिल कराना, उसको देखना। उसके बाद है परमिसेबल लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो मैं भी बात कर रहा था कि उनकी वहां ऑन द साइट कितनी परमिसेबल लिमिट्स है, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, यदि उससे ज्यादा है तो कारखाने को बंद किया जा सकता है। वर्कर्स पार्टिसिपेटिंग इन सेफ्टी मैनेजमेंट, राइट ऑफ वर्कर्स टू वार्न अबाउट द एमिनेंट डेंजर्स, तो ये हैजार्डस प्रोसेस जो चैप्टर 4A है ये जोड़ा गया और उनमें सब चीजों को डाला गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हैजार्डस इंडस्ट्री में। अब बात करते हैं राइट टू वर्कमैन टू वार्न अबाउट द डेंजर, सेक्शन 41H, एक वर्कर को अधिकार है कि वह अपने सेफ्टी के बारे में सारी चीजें जाने। नंबर 1, इफ द वर्कर हैव रीजनेबल एप्रीहेंशन that there is a likelihood imminent danger to their life or death due to the accident, they may bring to the knowledge of the occupier or manager directly or through their representative of the safety committee. ये वर्कर का राइट है सेक्शन 41H में। दूसरा, it is the duty of the occupier and the manager to initiate
इमीडिएट नेसेसरी एक्शन, वो सुन के चुप नहीं बैठेगा, इमीडिएट एक्शन लेगा। तीसरा जो इसमें है, इफ इट इज डिस्प्यूटेड, यदि कोई डिस्प्यूट हो गया है तो इसमें चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज या डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज का निर्णय, या जो उसने इंस्पेक्टर को नॉमिनेट कर दिया है उसका निर्णय फाइनल माना जाएगा, उसमें इफ एंड बट नहीं होगी। ये एक्ट में ही प्रोविजन है। नंबर 4 है, एनी कंप्रोमाइज ऑन दीज प्रोविजंस द पनिशमेंट अंडर द एक्ट इज वेरी बिटर एंड कॉस्टली। अभी उसकी बात करेंगे, यदि इनका कॉन्ट्रावेंशन होता है तो क्या सजा मिल सकती है, क्या फाइन लग सकता है, या क्या उस पर जुर्माना हो सकता है। अब बात करते हैं सेफ्टी कमेटी चैप्टर 4 सेक्शन 41G में। जो सेफ्टी कमेटी है उसके क्या रोल है। मैनेजमेंट हैज टू सेट अप ए सेफ्टी कमेटी comprising of representative of both management and workers to bridge the cooperation, ताकि दोनों में cooperation समन्वय बना रहे। Composition of the committee is prescribed and tenure is also fixed. कौन रहेगा, कैसे रहेगा, कितने पीरियड का रहेगा, कितने रिप्लेस होंगे, किस तरह का होगा, पूरा एक सेटअप है। दूसरा इसमें है, functions are also defined. Committee should deal with the matter of safety, health and environment and arrive at practicable solution to the problem. उनको असेस करें और एक सॉल्यूशन पर पहुंचे। दूसरा, अंडरटेक एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज, ये कराए। तीसरा, डिस्कस ऑन रिपोर्ट ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी रिपोर्ट पर डिस्कस करें, एनवायरमेंटल मैटर्स पर डिस्कस करें, ऑक्यूपेशनल सर्वेज पर डिस्कस करें, सेफ्टी ऑडिट्स को देखें, रिस्क असेसमेंट को देखें, डिजास्टर मैनेजमेंट को समझे, ऑन साइट ड्रिल कराए, ऑफ साइट ड्रिल कराए। क्योंकि ऑफ साइट ड्रिल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिनसे केमिकल बाहर जाता है, जिनमें केमिकल या केमिकल सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनके रास्ते में भी बड़े रिस्क होते हैं, इसलिए कभी कभी ऑफ साइट मॉक ड्रिल भी की जाती है और जिसकी डीएम को सबमिट रिपोर्ट करना आवश्यक है। उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि पुलिस को बताना होता है, डीएम को बताना होता है, उनकी हेल्प लेनी होती है। कई बार जो डिस्ट्रिक्ट का फायर डिपार्टमेंट है उनको इन्वॉल्व करना होता है, एंड और बहुत सारी एक्टिविटीज है। जब हम डिटेल में चर्चा करेंगे या जो ट्रेनिंग में हम समझाते हैं उसको आपको ट्रेनिंग में समझना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसलिए सेफ्टी कमेटी का रोल बहुत बड़ा है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 5 वेलफेयर। वेलफेयर में फर्स्ट एड अप्लायंसेस shall not be less than one of the factory of 150 वर्कर्स। 150 वर्कर जहां हैं वहां एक फर्स्ट एड अप्लायंसेज या फर्स्ट एड बॉक्स होना। फिर जहां एक नंबर फिक्स है, 500 से लोग ज़्यादा काम करते हैं, वहां एक डिस्पेंसरी होना, एक मेडिकल ऑफिसर को होना, 24 आवर्स उसमें एक नर्सिंग स्टाफ का या फर्स्ट एड जो ट्रेंड फर्स्ट एड वर्कर है उसका होना वहां आवश्यक है। नंबर 2 है कैंटीन। कैंटीन की सुविधा, यदि कारखाना तीनों शिफ्टों में चलता है तो तीनों शिफ्टों में मिलना, और जहां 250 से अधिक वर्कर हैं वहां ये कंपलसरी है। तीसरा है शेल्टर्स, रेस्ट रूम्स एंड लंच रूम्स। मोर देन 100 जहां लोग काम करते हैं, जैसे नाइट शिफ्ट में आते हैं उनके लिए शेल्टर चाहिए। दूर से आते हैं तो रात को सो सकते हैं, ड्यूटी के टाइम पर उठकर ड्यूटी पर जा सकते हैं, रात को शिफ्ट खत्म होती है तो शेल्टर में जाकर सो सकते हैं और सुबह उठकर घर जा सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं। क्रैचेज, जहां 30 या 30 से ज्यादा फीमेल वर्कर्स काम करती हैं तो वहां क्रच होना जरूरी है। एक वेलफेयर ऑफिसर, जहां 500 वर्कर हैं या उससे अधिक है तो अभी एक वेलफेयर ऑफिसर होना जरूरी है। फिर उसका नंबर आगे और बात करते हैं। जहां 2000 से ज्यादा हो जाते हैं वहां एक दूसरा उसके असिस्टेंट के लिए एक असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना जरूरी है। तो इस तरह के प्रावधान इस वेलफेयर चैप्टर 5 में दिए गए हैं। आइए हम बात करते हैं क्रचेज क्या है सेक्शन 48 में। इन एवरी फैक्ट्री वेयर 30 वर्कर्स आर वर्किंग, 30 वर्कर्स का मतलब फीमेल वर्कर्स। क्रचेज फॉर बिलो 6 ईयर्स, जो 6 साल के कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए क्रच बनाना आवश्यक है। सच रूम शैल बी प्रोवाइडेड एडिक्वेटली, accommodations shall be adequately lightened and ventilated, shall be maintained in clean and sanitary conditions,
and shall under the charge of women trained in the care of children and infants। वहां जो लेडी काम करे वो चाइल्ड केयर और इन्फेंट केयर में ट्रेंड होना आवश्यक है। नंबर 2, स्टेट गवर्नमेंट में रूल प्रेस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसकी लोकेशन कहाँ हो, रिक्वायरिंग द प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रन, प्रोविजंस वॉशिंग एंड चेंजिंग ऑफ देयर क्लोथ्स कहाँ हो, requiring the provisions for any factory free milk and refreshment और both, या तो फ्री मिल्क दें या रिफ्रेशमेंट भी दें या दोनों दें उस बच्चों को जो वहां आ रहे हैं। तो ये प्रोविजंस हैं। रिक्वायरिंग दैट फैसिलिटीज शैल बी गिवन इन एनी फैक्ट्री फॉर द मदर ऑफ सच चिल्ड्रन टू फीड देम एट नेसेसरी इंटरवल्स। जो हमने मैटरनिटी एक्ट में बात की है कि उसको माँ को 4 ब्रेक दिए जाएंगे उसके 8 घंटे की ड्यूटी में, इंक्लूडिंग उसका लंच ब्रेक, उन सब के लिए वहां जाने की परमिशन, कृष तक जाने की परमिशन आवश्यक है। तो ये कुछ प्रावधान हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं वेलफेयर ऑफिसर। चैप्टर 5 में वेलफेयर ऑफिसर का बहुत बड़ा रोल है जिसको ठीक से डिफाइन किया गया है। In every 500 or more workers, one welfare officer is required। नंबर 1, यह बड़ी स्पष्ट और साफ बात है। दूसरी बात करते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट, यदि वर्कर्स 2000 से ज्यादा हैं तो एक असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर, या उस क्रम में जिस तरह से बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से और वेलफेयर ऑफिसर बढ़ जाएंगे। State government may prescribe the duties, qualifications and conditions of the service of offers। स्टेट गवर्नमेंट को राइट है कि वो किस तरह की क्वालिफिकेशंस को वेलफेयर ऑफिसर के लिए वैधानिक माने और किस तरह की सर्विस कंडीशंस अपने स्टेट में वो देनी चाहती है। लेकिन जो सेंट्रल एक्ट है उसमें जो क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स इन लेबर या मास्टर ऑफ सोशल वर्क्स या बैचलर ऑफ लॉ। लेकिन कुछ स्टेट अलग अलग रखते हैं, कुछ केवल टिस को ही वैलिड मानते हैं, कुछ एमबीओ को वैलिड मानते हैं, बहुत सारे कुछ और भी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ द वेलफेयर ऑफिसर। टू मेंटेन द हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन द फैक्ट्री एंड मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। क्या काम करेंगे वो 3? नंबर 1, help to make labor policies। Number 2, act as a liaison officer। Number 3, advise on the provisions of welfare facilities and trainings। तो ये वेलफेयर ऑफिसर की भी ट्रेनिंग डिफाइन की गई है। यदि आप वेलफेयर ऑफिसर के रोल को समझना चाहते हैं तो मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप पढ़िएगा। वो पूरा वेलफेयर ऑफिसर कितना प्रोटेक्टेड है, क्या उसकी ड्यूटीज हैं, क्या उसके राइट्स हैं, सारी चीजें उसमें डिटेल में बताई गई हैं। अब हम बात करते हैं वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट, चैप्टर 6। इसमें वीकली 48 आवर्स और डेली मैक्सिमम 9 आवर्स। अभी कुछ लोग 12 घंटे की बात करने लगे हैं, कुछ स्टेट ने वो नोटिफिकेशन पास भी किए हैं और नए कोडिफिकेशन में बात भी की जा रही है, लेकिन क्या होगा कोई नहीं जानता। और अभी एक्ट जो कहता है वो 48 या 9 आवर्स पर डे की बात करता है। वीकली हॉलीडे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक और एज पर द शिफ्ट शेड्यूल। जहां शिफ्टों में चलता है तो जो भी होगा, किसी का मंडे होगा, किसी का ट्यूसडे होगा, किसी का वेडनेसडे होगा, जहां 24 आवर्स हैं, जो कंटिन्यूस प्रोसेस के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें। इंटरवल फॉर द रेस्ट हाफ एन आवर कंपल्सरी है। यदि आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है तो 8.5 या 9 घंटे की कर लेते हैं, उसमें कुछ शिफ्ट इनकमिंग या शिफ्ट ओवर, हैंडिंग ओवर, चार्जिंग ओवर का टाइम लगाते हैं, तो उसके अपने हिसाब से, लेकिन काम के घंटे 8 मिलना जरूरी है। एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम, डबल ऑफ द बेसिक, ये क्लियर है बिल्कुल। स्प्रेड ओवर 10.5 घंटे से 12 घंटे से ज्यादा आप स्प्रेड ओवर नहीं कर सकते। नाइट शिफ्ट, जो आदमी नाइट शिफ्ट में काम करता है उसको जब नाइट शिफ्ट से अगली शिफ्ट में जाएगा तो उसे फुल डे, एक हॉलीडे के बाद उसकी शिफ्ट चेंज होगी, इसलिए प्रोविजन डाला गया है।
ऐसा नहीं है कि आज नाइट शिफ्ट और अगले दिन लगा दी तो डबल शिफ्ट हो जाएगी, 2 शिफ्टों में एक साथ काम नहीं कर सकता। तो नाइट शिफ्ट जब भी चेंज होती है तो वीकली ऑफ के साथ चेंज होती है। नोटिस ऑफ द पीरियड टू वर्क कॉन्ट्ररी इज नॉट अलाउड। जो आपने नोटिस ऑफ वर्क पेस्ट किया हुआ है, जो लोगों को इन्फॉर्म किया हुआ है, उसमें कोई बदलाव अलाउ नहीं है। नेक्स्ट है कंपनसेटरी हॉलीडे। यदि किसी को आपने वीकली ऑफ डे पर काम कराया है या एक्स्ट्रा वर्क कराया है और उसने कहा है कि मैं कंपनसेटरी ऑफ लूंगा, तो वो कंपनसेटरी विद इन 1 मंथ विच द हॉलीडे वर ड्यू। जिसमें हॉलीडे था, अच्छी सुविधा तो यह कि आप उसी महीने में दे दीजिए, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं दे पाते हैं तो उसके आने वाले अगले 2 महीने में उसे कंपनसेटरी ऑफ देना कंपलसरी है। यदि आप नहीं देते हैं तो वह इसका उल्लंघन माना जाएगा। अब हम बात करते हैं वुमेन वर्कर्स सेक्शन 66, क्योंकि भारत की आधी आबादी भी अब बहुत प्रोग्रेसिव हो गई है, वो भी कारखानों में काम करती है, तो उनके लिए भी कुछ बदलाव डाले गए हैं और ये अमेंडमेंट के बाद जो बदलाव हैं मैं उन पर चर्चा कर रहा हूं। सेक्शन 66 में क्या क्या बदलाव आए हैं। नंबर 1, रिटन कंसेंट। यदि कोई महिला रात में काम करना चाहती है तो पहले अपनी राइटिंग में कंसेंट देगी। दूसरा, फ्री ट्रांसपोर्ट अप टू देयर रेजिडेंस। घर से पिक करेंगे, घर ही उसे छोड़ेंगे नाइट में। नाइट आवर्स इंक्लूडिंग रेस्ट, कंप्लीशन ऑफ वर्क टू फ्रेश पीरियड ऑफ वर्क इन द फॉलोइंग डे। महिलाओं से रात में कोई ओवर टाइम नहीं करा जा सकता, केवल यदि उनकी रूटीन ड्यूटी है तो वो करेंगी। Act bars the employment of women workers 10 to 5 totally overtime work। केवल उन्हीं कंडीशन में जिनकी ड्यूटी है या जिन्होंने अपनी कंसेंट दे रखी है, उनके अतिरिक्त कोई एक्स्ट्रा महिला ओवर टाइम पर नहीं रुक सकती। एक्ट बार्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन टू क्लीन लुब्रिकेंट्स एंड पार्ट ऑफ इक्विपमेंट्स। वहां काम नहीं कर सकती जहां रोटेटिंग मशीन है, जहां प्राइम मूवर मूव करते हैं, क्योंकि वो उनकी ड्रेस इस तरह की होती है, बाल खुले हो सकते हैं, तो उनके रिस्क बढ़ जाते हैं, इंसिडेंट और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए उस एरिया में टोटली प्रोहिबिट किया गया है। एक्ट बार्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन वर्कर्स इन हैजार्डस प्रोसेस। जहां हैजार्डस प्रोसेस है वहां भी उनका एम्प्लॉयमेंट 100% प्रोहिबिटेड है, क्योंकि कभी कभी महिला काम भी करना चाहती है लेकिन उसके पेट में जो पल रहा बच्चा है, जो भी मैटरनिटी लीव पर नहीं गया है, उसको डैमेज हो सकता है। इसीलिए एक्ट में ही प्रावधान डाला गया है कि डेंजरस ऑपरेशंस में महिलाओं को 100% प्रोहिबिट किया गया है, अदरवाइज उनका सुपरविजन करना मुश्किल होगा। अब हम बात करते हैं एनुअल लीव विद वेज, चैप्टर 7 सेक्शन 79। 1 डे फॉर एवरी 20 डेज। 20 दिन काम करने के बाद 1 दिन की छुट्टी। एलिजिबिलिटी, जिसने एक कैलेंडर ईयर में 240 दिन पूरे कर लिए हों या फर्स्ट ईयर में रेसिप्रोकेटिवली, जो उसके प्रोरेटा बेस पर आते हैं, उसमें पूरे कर लिए हों, या 2/3 ऑफ द कैलेंडर ईयर हिज और हर सर्विस बिगिंस इन द मिडिल ऑफ द कैलेंडर ईयर। उसने 2/3 डेज काम कर लिए हों तब लागू होगा, नहीं तो अगले साल में होगा। क्योंकि एनुअल लीव विद वेजेस का प्रावधान यह है कि जो आपने इस ईयर में अर्न किए हैं उनको अगले साल में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एडवांस में देने का प्रावधान केवल एम्प्लॉयर्स को उसके विवेक पर छोड़ा हुआ है कि वह कभी दे सकता है, कभी नहीं भी दे सकता है। लेकिन एक्ट ये कहता है कि इस साल की अर्न की हुई, जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो जो 14 दिसंबर तक अर्न होंगी वो 1 जनवरी 25 से आप उन छुट्टियों को ले सकते हैं। उसके लिए लीव बुक देना जरूरी है और मेंटेन द रजिस्टर लीव रजिस्टर रखना जरूरी है। एनी डिस्चार्ज और डिसमिसल, जो एम्प्लॉय है उसको उसकी छुट्टी का बेनिफिट उसके सेटलमेंट के साथ देना आवश्यक है, आप इस पेमेंट को रोक नहीं सकते। नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो है एक्सीडेंट, डेंजरस ऑकरेंस एंड डिजीज, सेक्शन 88, सेक्शन 88A। अब एक्सीडेंट 2 तरीके के हो सकते हैं, एक फैटल, एक नॉन फैटल। और नॉन फैटल में टेम्परेरी डिसेबलमेंट या परमानेंट डिसेबलमेंट दोनों हो सकते हैं, तो उनके रूल भी अलग हैं, तो इसीलिए इनको समझना जरूरी है। नंबर 1, रिक्वायर्स रिपोर्टिंग टू द इंस्पेक्टर। यह
मैनेजर, ऑक्युपायर और सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेवारी है। इन्वेस्टिगेटेड विद इन 1 मंथ सेफ्टी ऑफिसर करेगा और इंस्पेक्टर करेगा और उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। यदि उस पर दोषी पाया जाता है तो फाइन लगेगा। एनी वायोलेशन रिक्वायर्स लीगल एक्शन। सेक्शन 91 में पावर टू टेक सैंपल्स, ये इंस्पेक्टर को पावर मिली हुई है कि सेक्शन 91 में वो किसी भी उद्योग से सैंपल ले जा सकता है। और सेक्शन 91A में सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ का सर्वे कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये पावर्स है जो स्टेट गवर्नमेंट के फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स आते हैं या फैक्ट्री डिपार्टमेंट से जिसको नॉमिनेट किया वो आते हैं, तो उनकी कुछ पावर्स हैं। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स, जो हमने पीछे भी बात की थी कि मैनेजर को कौन कौन से रजिस्टर रखना या मेंटेन करना आवश्यक है। नंबर 1 मस्टर रोल। मस्टर रोल मीन्स अटेंडेंस। दूसरा रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर्स, उनके यहाँ कितने एडल्ट वर्कर कर काम करते हैं रोजाना, वीकली ऑफ कितने का है, क्या है, वो सारा उसमें होता है। उनका क्या एड्रेस है, जरूरत पड़ेगी तो उन सब की डिटेल वहां मिलनी चाहिए। रजिस्टर ऑफ लीव विद वेजेज, इंस्पेक्शन बुक, रजिस्टर ऑफ एक्सीडेंट और डेंजरस ऑकरेंस, ओवर टाइम एग्जेम्पशन रजिस्टर, यदि ओवर टाइम किसी को आपने एग्जेम्पशन लिया हुआ है किन किन एरियाज में, ये सब ऑन साइट होना आवश्यक है। हेल्थ रजिस्टर, किन किन का मेडिकल हेल्थ चेकअप कब कब हुआ, कब कब ड्यू है, किन किन को किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वो सब ऑन साइट मिलना जरूरी है। ये नहीं कि फैक्ट्री यहाँ चल रही है, रिकॉर्ड मेरा हेड ऑफिस में रखा है, कोई नहीं सुनने वाला है। कुछ लोग कॉन्ट्रैक्टर को खुला छोड़ देते हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यूज करते हैं उनका रिकॉर्ड भी ऑन साइट होना आवश्यक है। इसीलिए ये जानकारी आपको जानना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं जनरल पेनल्टीज एंड ऑफेंस अंडर सेक्शन 92। एनी कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बाय ऑक्युपायर और द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, imprisonment for a term which may extended for 2 years, जो 2 साल तक की हो सकती है सजा, और फाइन एक्सटेंडेड 1 लाख रुपए तक का, या दोनों हो सकते हैं। एक, कंट्रावेंशन इज कंटिन्यूड आफ्टर कन्विक्शन, आपने कन्विक्ट हो गए फिर भी आप उसको करते रहे, तो फाइन विच मे एक्सटेंडेड ₹1000 फॉर ईच डे, हर दिन के लिए 1000 रुपए, और कंट्रावेंशन इज कंटिन्यूड, तो वो आपको बराबर रहेगी, और जो सजा या उसके पहले में लिखा गया है वो कंटिन्यू करेगा। दूसरा, कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन रिजल्टेड इन एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ, जो चैप्टर 4 में 87 सेक्शन में हमने बात की, फाइनल सेल नॉट बी लेस देन ₹25,000, सीरियस बॉडीली इंजरी ₹5,000। बात करते हैं कॉन्ट्रावेंशन ऑन द सेम प्रोविजन 92 में, इम्प्रिजनमेंट और 3 इयर्स, वहां 2 साल की थी मैक्सिमम, यहाँ 3 साल की है। नॉट लेस देन 10,000 रुपीज बट विच में बी एक्सटेंडेड 2 लाख रुपीज और बोथ। तो यहाँ सजा का प्रावधान नए कोड में जो OSH कोड आएगा उसमें बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन रिजल्टेड इन एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ, चैप्टर 4 सेक्शन 87 में, द फाइन सेल नॉट बी लेस देन 35,000 रुपीज, सीरियस बॉडीली इंजरी 10,000 रुपीज। तो ये जो चलते रहते हैं, आपको इनको जानना बहुत जरूरी है। सेक्शन 95 पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर, यदि आपने किसी इंस्पेक्टर को अंदर नहीं घुसने दिया, इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ और फाइन 10,000 रुपीज और बोथ। Section 96 penalty for wrongfully disclosing the result of analysis under the section 91, imprisonment for 6 months or fine ₹10,000 or both. Section 96A penalty for contravention of provisions of section 41B, 41C and 41H. इसके लिए imprisonment for 7 years and fine which maximum 2 lakh rupees, और एडिशनली फाइन अप टू 500 रुपीज पर एवरी, मतलब पर डे, ड्यूरिंग विच द फेलियर ऑफ कंट्रावेंशन कंटिन्यूज।
नेक्स्ट है कंट्रावेंशन कंटिन्यूज बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यदि 1 साल से अधिक भी आप कंट्रावेंशन करते ही रहे, आप ठीक ही नहीं कर रहे हैं, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स। तो मैटर करता है कि व्हाट इज योर इंटेंशन, आपकी इंटेंशन ठीक करने की है, आपकी इंसिडेंट एक्सीडेंट और एक्सीडेंट को रिमूव करने, रिस्क को रिमूव करने की है, इंसिडेंट और एक्सीडेंट को रोकने की है, तो एक्ट मदद करता है, अन्यथा इसमें बहुत कड़े प्रावधान है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 97 ऑफेंस बाय द वर्कर्स। कभी कभी वर्कर भी गलती करता है, जानबूझकर रिस्क लेता है, तो यदि ऐसा प्रोविजन आ जाता है तो वर्कर पर 500 रुपये पर वर्कर है, यदि बहुत सारे वर्कर है तो सब पर 500 हो सकता है। 98 पेनल्टी फॉर यूजिंग द फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, यदि कहीं से फर्जी बना के लाता है या फर्जी ग्राउंड पर लेता है तो इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 months और फाइन अप टू 1000 रुपीज और बोथ। सेक्शन 99 में पेनल्टी फॉर परमिटिंग डबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड 1000 रुपीज फाइन हो सकता है। लिमिटेशन पीरियड फॉर प्रोसिक्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग लिमिट की बात करते हैं, इस एक्ट में लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है कभी भी कोई आए किसी के साथ भी कुछ भी केस कर सकता है। डेट ऑफ एलाइड ऑफेंस केम टू द नॉलेज इन द इंस्पेक्टर विद इन 3 months है, और यदि रिटर्न ऑर्डर मेड बाय एन इंस्पेक्टर बना दिया तो उसमें 6 month है। तो दोनों में स्पष्ट प्रावधान है कि कहाँ 3 महीने होगा और कहाँ 6 महीने होगा, 6 महीने के बाद कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। डिस्प्ले एंड नोटिस इन चैप्टर 11 सेक्शन 106, क्या क्या नोटिस बोर्ड पर लगाना आवश्यक है। नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क, पहला एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एक्ट एंड रूल्स, जिस स्टेट के हैं उनका एब्स्ट्रैक्ट मेन गेट पर जहां से सारे वर्कर निकलते हैं ताकि वो पढ़ सकें समझ सकें कि हम पर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं। कॉशनरी नोटिस, सेफ्टी पोस्टर्स जगह जगह जहां जहां रिस्क हैं, फिर दूसरे अवेयरनेस पोस्टर्स किस किस चीज से कहां कहां रिस्क है, तीसरा इमरजेंसी में गेट कहां है, एग्जिट गेट कहां है, पाथ कहां है, असेंबली पॉइंट कहां है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। नेम ऑफ द सर्टिफाइंग सर्जन, नेम ऑफ द इंस्पेक्टर, ये सब चीजें बताना बहुत आवश्यक है। और अब तो उनके फोन नंबर्स का भी प्रावधान है। रिटर्न्स कौन कौन सी सबमिट करनी है, एनुअल रिटर्न्स है, हाफ ईयरली रिटर्न्स है, कितनों ने छुट्टी ली कितनों ने नहीं ली, कितने को एनकेसमेंट हुआ, और एक्सीडेंट रिटर्न है, जब भी एक्सीडेंट हो तो उसके प्रावधान है फेटल में विद इन 24 आवर्स, और नॉन फेटल में आपको जो भी समय जिस स्टेट ने दे रखा है उस हिसाब से आपको नोटिफाई करना है। अब बात करते हैं राइट ऑफ वर्कर्स। वर्कर के कुछ राइट है। एवरी वर्कर सेल हैव द राइट टू ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्यूपायर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी, गेट ट्रेनिंग का है, रिप्रेजेंट जो सेफ्टी की या और कमेटीज हैं उनमें वो रिप्रेजेंट कर सकता है, और यह यदि नहीं करता है तो वो चीफ इंस्पेक्टर को डायरेक्ट बोल सकता है। तो ये राइट है वर्कर के सेक्शन 11A में। अब ड्यूटीज भी हैं, ऑब्लिगेशन भी है वर्कर के, केवल राइट ही नहीं है। नो वर्कर इन फैक्ट्री shall willfully interfere or misuse any appliance or convenience of their things period or factory for the purpose of securing health, जैसे मास्क है, हेलमेट है, बेल्ट है, हाइट पर काम करते हुए बेल्ट हैं, या और सेफ्टी शूज हैं, इन सबको कोई भी वर्कर मना नहीं कर सकता, ना उनका मिसयूज कर सकता है। नंबर 2, shall willfully and without reasonable cause doing any likely endanger himself or other workers, यह भी राइट, यह भी ऑब्लिगेशन है कि वह जानबूझकर अपने लिए और अपने किसी को वर्कर के लिए कोई खतरा मोल नहीं लेगा, ना अपनी जान खतरे में डालेगा ना दूसरों की जान डालेगा। यदि ऐसा करता है तो भी उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। नंबर 3, shall willfully neglect to make use of appliances or their using provided by the factory, जो वर्क रूल्स हैं, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, जो सेफ्टी पैरामीटर्स हैं, यदि उनको यूज नहीं करता है, जानबूझकर नेग्लिजेंस करता है, तो उसके लिए पेनल्टी के क्लॉजेज हैं, इवन टर्मिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि
उसकी वजह से और लोग भी रिस्क में आ सकते हैं। इफ एनी ऑफ द वर्कर एम्प्लॉयड contravened any of the said provision shall be punishable with imprisonment for a term which may extend 3 months or 100 rupees or both। लेकिन इससे ज्यादा मैं आपको बताऊं, आप उसकी डोमेस्टिक इंक्वायरी करिए और यदि हो सके और वो चार्ज प्रूफ होता है तो उसको टर्मिनेट कीजिए। यदि ये बहुत छोटा जुर्माना है इस तरह के लोगों के लिए, क्योंकि मैं आपको ये बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जितने बड़े एक्सीडेंट हुए हैं वो या तो एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट की लापरवाही से या वर्कर की लापरवाही से, और मैक्सिमम केस में जाने अनजाने दोनों की गलती 50-50% मुझे नजर आती है। बाकी तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स जो बताती हैं वह बताती हैं। इसलिए इन चीजों में आप इस एक्ट को समझकर ये प्रोविजंस को जरूर पालन कीजिए। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी पूर्ण मिली होगी, और इससे अधिक आप जानना चाहते हैं या अपनी टीम को ट्रेंड कराना चाहते हैं या फैक्ट्री एक्ट को एक एक सेक्शन के हिसाब से समझना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यह है हमारी डिटेल है। आज इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये सब हमारे वीडियो आपको ज्ञान बढ़ाने में, आपकी अवेयरनेस बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। आप हमें लिखिए अवश्य, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक इन सबको पहुंचाइए।